हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे थे रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन, है ना। अब हम लोग जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्ट से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिफ्रैक्शन के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली जो एग्जाम है उसका डिमांड ये है कि आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया गया, बट कैन यू यूज दैट कॉन्सेप्ट और नॉट, ये भी तो पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन तो आपने पढ़ लिया कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट हमको नेचुरली किन किन फिनोमेनाज में देखने को मिल रहा है, कहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, वो सारी बातें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन मीन्स डेली लाइफ में जो हम रिफ्रैक्शन को बेसिकली देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा। सो अभी तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है, ऐसे नंबर्स ऑफ हमें हमारे पास एग्जाम्पल है जो बेसिकली डिपिक्ट करते हैं अबाउट द रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स तो लर्न नहीं कर सकते, बट वी हैव अ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज ऑलवेज देयर इफ देयर इज अ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन कहीं पे भी होगा तो हमको बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। अब हमको क्या समझना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे। द फर्स्ट थिंग इज जैसे ओवल ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी जो शेप है सन का वो ओवल शेप बन जाता है सनसेट और सनराइज के टाइम में। अगर आप नून देखोगे 12 नून, तो आपको वो एकदम सर्कुलर दिखाई देगा, लेकिन ड्यूरिंग द होराइजन, मतलब जब सन जो है होराइजन पोजीशन पर है, तब हमको सन कैसा दिखता है? ओवल शेप का। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देन वी हैव अ अपैरेंट डेप्थ, यानी रियल डेप्थ नहीं दिखने वाला। आप जो भी चीजें डेप्थ देखोगे किसी भी चीज का, ठीक है, वहां पे एक मीडियम होना चाहिए, और मीडियम हमारे लिए वाटर है नेचर में। तो वाटर का जो डेप्थ है वो आपको कभी भी सही नहीं दिखने वाला, दैट विल ऑलवेज अपेरेंट फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं रेज लेटर्स, यानी हम ग्लास स्लैब्स का जब भी यूज करते हैं, अगेन इट्स अ मीडियम, अगेन इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैंने बात की सिंपल सा, हम अपने एप्लीकेशन में भी अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, जब भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन कहीं भी एक्ट करेगा तो फर्स्ट थिंग हमको याद रखना है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो सच नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट रखो। और फिर आपके पास कोई भी कितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछे, बस आप ये समझ लेना जहां ट्रांसपेरेंट मीडियम है वहां रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। जहां पर ओपेक मीडियम आ जाएगा, यानी जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उनको हम ओपेक मीडियम कहते हैं, वहां पर फिर हम लोग को रिफ्लेक्ट बैक, यानी लाइट कराकर वापस हो जाएंगे, यानी दिस फिनोमिनन इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम स्पेक्ट्स लगाते हैं, लेंसेज यूज करते हैं। वो सारे लेंसेज जो हैं वो किसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, वो प्रिंसिपल का नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग कम एग्जाम्पल से ही बहुत ज्यादा एग्जाम्पल को इजीली लर्न कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो कौन सा था? ओवल शेप। ठीक है, अब ओवल शेप सन का दिखना, जो सन जो है कंप्लीटली ओवल तो नहीं है, सन कंप्लीटली स्पेयर भी नहीं है। ठीक है, पर हम अगर नून के टाइम देखें तो हमें सन बिल्कुल गोल दिखाई देता है, लेकिन अगर हम लोग सनराइज और सनसेट के टाइम में देखेंगे तो वो हमें ओवल शेप का दिखता है। तो इसका मतलब जो एयर है यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास एयर है। जो हमारा एयर है वो यहाँ पे एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको बता दिया कोड, क्या बता दिया कि जहां ट्रांसपेरेंट मीडियम है वहीं पे रिफ्रैक्शन है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना कि जहां पे रिफ्रैक्शन है वहां कोई भी चीज सही नहीं होगी, कहने का मतलब रियल चीज हम नहीं देख रहे हैं। हम सन का जो भी शेप देख रहे हैं हमें तो गोल दिखाई देता है हम जब नून में देखते हैं, लेकिन हम लोग अगर होराइजन सनसेट या सनराइज के टाइम में देखते हैं तो हमको वो सही नहीं दिखाई दे रहा है। वो गोल होना चाहिए लेकिन वो गोल नहीं। अपने दिमाग में ऐसे एक कॉन्सेप्ट बैठा लो कि गोल दिखना चाहिए, सन हमें गोल ही दिखाई देता है तो गोल ही दिखना चाहिए, लेकिन गोल नहीं दिख रहा। कब नहीं दिख रहा? सनराइज सनसेट के टाइम में ओवल दिख रहा है। सिंपल सी बात है, मीडियम यहाँ पे एयर आ गया, और इस एयर में नंबर ऑफ टाइम्स जो है कोई लाइट, देखो अभी ये होराइजन का मतलब क्या है, बिल्कुल ही सीधे अर्थ के एकदम सीधे लाइन से। ठीक है, एकदम हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ से जा रहा है, यहाँ पर सन है, और हम लोग को ये अभी बेंडिंग ऑफ लाइट होगी ना, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी तो इसका मतलब क्या, ये तो बेचारा यहाँ पड़ा है, हमको ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, और क्या कैसा दिखाई देगा? ओवल शेप का दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल में मूव करते हैं।
तो हमारा आ गया अपेरेंट डेप्थ। सेम चीज यहाँ पे वाटर जो है, आप डायग्राम में भी देख रहे होगे, यहाँ पे वाटर जो है किसका काम कर रहा है, एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, बाहर से सनलाइट जो भी आएंगी वो गिरेंगी, क्योंकि एयर एक रेयर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम है। सो क्या करेगी, बेंड, लाइट बेंड कर जाएगी। ठीक है, लाइट बेंड कर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, चीज तो यहाँ पे रियल चीज तो ये है, लेकिन दिखेगी थोड़ी सी ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सो रेज लेटर, जैसे आप ग्लास स्लैब्स रखोगे, पेपर वेट, बेसिकली ग्लास स्लैब्स क्या होते हैं, पेपर वेट होते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर वेट से देखने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा जो है डेप्थ जो है, जो भी लेटर्स हैं वो अपने साइज से ज्यादा दिखने वाले हैं, उठे हुए दिखने वाले हैं, उन्हीं के हम लोग रेज्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट फॉर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक तो ये तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग सिर्फ उसी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे जो अराउंड द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर का मतलब है मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हम ये टर्म एटमॉस्फेयर देखें तो इसमें आ गया गैसेस, और गैसेस का भी क्या हो जाएगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, जो भी गैसेस का मिक्सचर होगा, अगर इसकी बात की जाती है, गैसेस के मिक्सचर्स की अगर बात की जाती है, तो गैस भी ट्रांसपेरेंट होंगे। जहां ट्रांसपेरेंट होगा वहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में भी कंटिन्यूअसली बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, और कंटिन्यूअसली बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, इसका मतलब हमें कोई भी चीज रियल दिखने वाली नहीं है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन में हमने यही चीज तो जानी कि हमको हर चीज अपेरेंट दिखाई दे रहा है, हर चीज रियल नहीं दिखाई दे रहा है। होराइजन पे जब सन था तो सन तो स्पेयर शेप का था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास डेंसर रेयर अमाउंट से हमारी जो एयर है वो अरेंज हो रखी है, जिसके वजह से नंबर ऑफ टाइम, बहुत बार जो है रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ता है, जो लाइट आ रही है कहाँ से, सनलाइट से, है ना। तो बहुत बार रिफ्रैक्शन करेगा तो बहुत बार बेंड भी करेगा, फिर बहुत बार बेंड करेगा तो जो हम लोग लास्ट रिजल्ट देख रहे होंगे हमको वही दिखाई दे रहा होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट याद करना है, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो बेंडिंग ऑफ लाइट तो होगा ही होगा। ये बहुत क्लियर होगी, इन्हीं शब्दों से याद रखेंगे। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, गैसेस हो गई। तो बेसिकली किसकी बात हो रही है, क्या कॉज हो सकता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, ऑब्वियसली बात है ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी मीडियम ही हमेशा कॉज रहा है रिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे भी जो डेंसिटी ऑफ एयर है वही कॉज रहेगा किसके लिए, तुम्हारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए। अब हमको यहाँ पर ये समझना है कौन सा पार्ट रेयर है और कौन सा पार्ट डेंसर है। ठीक है, सो जो अबव द लेयर है, जो ऊपर ऊपर की लेयर्स हैं वो कैसी हैं, रेयर है। ठीक है, और जो नीचे वाली लेयर है वो बेसिकली डेंसर है। किसी को सपोज करो ये याद ही नहीं हो रहा है ना, इसका एक सिंपल सा तरीका बता दो, तुम खुद ही सोचो, जितनी चीजें भारी होंगी वो नीचे सेटल डाउन होती जाएंगी, और जितनी चीजें ऊपर जाएंगी वो हल्की होंगी। बलून देखो, जितना हल्का होगा, हीलियम गैस होता है ना उसमें, जो तुम बलून यूज करते हो वो तो कभी उड़ के नहीं जाता, लेकिन अगर हम लोग हीलियम गैस उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हीलियम गैस इज लाइट इन वेट, तो फिर वो क्या करेगी, उड़ने लग जाएगी। और जो हम फूक मारकर बलून को फुलाते हैं वो तो नहीं उड़ रहा है, इसका मतलब बलून नहीं उड़ रहा है, बलून के अंदर जो एयर है वो उसको उड़ा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वैसे ही रहेगा कि जितनी भी चीजें नीचे होंगी, ऑब्वियस सी बात है वो भारी होंगी, भारी है डेंसिटी हाई है, डेंसिटी हाई है। हम लोग फैक्टर ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही डिसाइड करता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर और कितना रेयर है ना। और उसी में हमने एक फैक्टर पढ़ा था जिसमें था डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल ज्यादा डेंस है तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल पास होंगे, पार्टिकल पास किसके होते हैं, डेंसर मीडियम के होते हैं। तो इसका मतलब जो भी चीजें नीचे सेटल डाउन होंगी वो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी हाई रहेगी, तो नीचे वाली लेयर जो है वो डेंसर होगी और ऊपर वाली लेयर जो है वो रेयर होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, इसका मतलब नीचे पूरी ही लेयर जो है डेंसर है ऐसा नहीं, कंपैरेटिवली जो रहेगा वो उनका जो रेशियो रहेगा ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर हमेशा ही क्या रहने वाला है, डेंसर रहने वाला है। सो ये तो हमने फैक्टर्स या फिर हमारे जो भी कॉजेज हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये कर लिया, यानी हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया कि अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो उसका मेन कॉज जो होगा वो डेंसिटी ऑफ एयर ही है।
जिस तरीके से जनरली अगर रिफ्रैक्शन देखे जाए उसमें डिफरेंट डिफरेंट मीडियम आते हैं अलग, वो डिफरेंट मीडियम सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं, वो तो हमने जनरलाइज फॉर्म में पढ़ लिया। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ऑफ एयर ही काम करेगा, वही कॉज बनेगा जिससे लाइट की स्पीड या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके हैं कि जो डेंसर मीडियम है जब भी कोई लाइट उसके अंदर आने की कोशिश करेगी तो भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, हम अपनी स्पीड स्लो कर देंगे। और जैसे ही कोई भी रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो यानी दूर दूर पार्टिकल है, ऑब्वियसली जब दूर दूर पार्टिकल है तो दैट मीन्स कि अब स्पीड बढ़ाओ, भीड़ कम हो गई तो स्कूटी को भगाओ। और मैंने आपको बताया था ये रिलेट करके कि लाइट को हम लोग अपनी स्कूटी से कंपेयर करेंगे और जो भी हमारे पार्टिकल ऑफ मटेरियल है चाहे डेंसर हो चाहे रेयर हो उसको हम लोग क्राउड से कंपेयर करेंगे। तो क्राउड ज्यादा मीडियम डेंसर, क्राउड कम मीडियम रेयर। तो आपकी जो स्कूटी का जो भी स्पीड रहेगा, यानी हम लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो जो लाइट की स्पीड रहेगी वो डेंसर में स्लो और रेयर में हाई रहेगी। ठीक है, अब जरा इसका मतलब क्या है, ये अर्थ का सरफेस हो गया, डेंसर रेयर, ये तो D1 R1 हो जाएगा है ना, पर ये D2 रिस्पेक्टिवली इसके जो उसके फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लेयर के हिसाब से जो सेकंड लेयर है वो रेयर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कंपेयर करोगे फर्स्ट और सेकंड को सिर्फ, तो फर्स्ट वाला तो तुम्हारा डेंसर होगा क्योंकि डेंसिटी जिसकी हाई होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला रेयर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड मीडियम को कंपेयर करूंगी फिर से वही चलेगा कि जो सेकंड मीडियम है वो तो डेंसर है और जो फर्स्ट मीडियम है वो मतलब जो उसके ऊपर होगा वो बेसिकली क्या होगा, रेयर होगा। ठीक है, लाइट सनलाइट है ये ऐसे आएगी, हम अगेन नॉर्मल करेंगे, ठीक है, इंसिडेंट हुई, बेंड टूवर्ड्स और नॉर्मल, फिर बेंड टूवर्ड्स और नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स और नॉर्मल होके हमारे आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, अब हमको तो ये लाइट दिख रही है, जो भी हमारे आई तक लाइट पहुंच रही है वो ये वाली पहुंच रही है, इसका मतलब हम जो भी देख रहे होंगे इसी लाइन के तरफ से देखेंगे, यानी कोई भी पोजीशन भी जो होगा वो सही नहीं होगा, वहीं से लाइन एकदम सीधी जाएगी, वही चीज हमको दिखाई देगी, हमको ऐसा अपीयर होगा कि चीज जो है सन जो है वो ए पोजीशन में नहीं है, सन कौन सी पोजीशन में है, बी, क्योंकि हमारी आंखें तो रिफ्रैक्टेड लाइट, जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारे आंखों के लेंस तक पहुंची वो लाइट हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, आई होप अभी आगे हम लोग जितने भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब ऐसे रिफ्रैक्शन फेनोमेनॉन जो सिर्फ और सिर्फ एयर में हो रहे हैं, आप लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हमें एडवांस सनराइज और सनसेट दिखाई दे रहा है वो भी ऑब्वियसली बात है, सनराइज सनसेट किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है। जैसे ही सन की लाइट अर्थ तक पहुंची है सनराइज हो गया, जैसे ही सन की लाइट अर्थ से चली गई सनसेट हो गया। यही तो है मेनली जो यहाँ पे कंपोनेंट एक्ट करता है वो लाइट एक्ट करता है, और लाइट हमेशा जो है स्पीड बढ़ा घटा सकती है मीडियम के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब जब होराइजन पर सन होगा, ठीक है, तो हम लोगों को सन तो होराइजन पर है, सनराइज कर रहा है अभी, वो अभी इस पोजीशन, इस ऊपर वाले पोजीशन तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, जब वो ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तब सनराइज होगा, लेकिन क्योंकि लाइट हम तक पहले ही पहुंच गई इसलिए हम लोग को 2 मिनट अर्ली सनराइज देखने को मिलेगा। सेम चीज है कि होराइजन पे जब सन पहुंच गया, ठीक है, सन जो क्या करा अभी होराइजन पे रही है वो अभी पहुंचा नहीं है नीचे, हमको सनसेट लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि हम तक जो लाइट आ रही है वो बेंडेड लाइट आ रही है। अगर हम देखेंगे तो हम तक जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है, बेंडेड लाइट आ रही है, तो हम तो इसको देख रहे हैं, हम इस वाली लाइट को देख रहे हैं, ठीक है, हम ये वाली लाइट नहीं देख पा रहे, ये वाली लाइट तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, हम ये वाली लाइट देख रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि सन सेट हो चुका है, यानी सन जो है वो डूब चुका है। वैसे ही अपेरेंट पोजीशन, चाहे मैं सन के पोजीशन की बात करूं चाहे मैं स्टार्स की पोजीशन की बात करूं, दोनों का ही पोजीशन हमें सही नहीं दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि लेयर ऑफ अर्थ है, अर्थ के पास नंबर ऑफ लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, ये हमारा अर्थ हो गया,
इसके पास नंबर ऑफ लेयर्स है, जिसमें सबसे ऊपर वाला रेयरेस्ट है, यानी सबसे रेयर अगर होगा तो ये होगा। फिर आएगा डेंसर, फिर इसके कंपैरिजन में ये डेंसर ये रेयरर बन जाएगा, है ना। यानी सन, या मैं स्टार्स देती हूँ, स्टार से भी लाइट आ रही है तो लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है। ये मेरा नॉर्मल हो गया बेंड टूवर्ड्स, ये मेरा हो गया नॉर्मल बेंड टूवर्ड्स, बेंड टूवर्ड्स, बेंड टूवर्ड्स, अगेन बेंड टूवर्ड्स। यहाँ पे कोई इंसान होगा जो इसको अगर देख रहा होगा, ये इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है ए, लेकिन यहीं से लाइन खींचोगे दिखेगा कहाँ पर, बी पर। तो इसका मतलब जो भी चीजें दिख रही हैं वो सही नहीं दिख रही है। और जब भी जहां पर भी हमको कोई भी चीजें सही नहीं दिखेंगी, ऑब्वियस सी बात है वहां पे कौन सा प्रिंसिपल आ जाएगा, रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल आ जाएगा। तो सेम चीज सन के साथ भी होगा। सन भी अपने पोजीशन में जहां है, यानी हम जो पोजीशन देख रहे हैं सन का, वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो जो भी है वो अपेरेंट पोजीशन है। ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स भी हमको ट्विंकल करते दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जनरली आप इस चीज को नॉर्मली भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप लोग माउंटेन एरिया में रहते हो, ठीक है, माउंटेन एरिया वाले जितने भी घर होंगे वो लोग कोई ना कोई लाइट का सोर्स, बल्ब, एलईडी ये सब यूज करते हैं। ठीक है। जो वैली जो नीचे की तरफ होंगे उनको ऐसा लगेगा, क्योंकि वो बल्ब में भी नंबर ऑफ लेयर्स बन जाएंगी, वो भी स्टार्ट डिम जो है, कहीं डिम लगेगा कहीं ब्राइट लगेगा, डिम लाइट कहीं ब्राइट लाइट ऐसा दिखेगा। कंटिन्यूसली बेंडिंग की वजह से जो है हमको क्या दिखने वाला है, कभी लाइट हमको कम दिखेगी कभी लाइट हमको ज्यादा दिखेगी, क्योंकि जो जल्दी जल्दी हो रहा है वो चीजें इतने जल्दी जल्दी हो रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं बेसिकली, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, टिमटिमा क्यों रहे हैं, स्टार्स क्यों ट्विंकल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीजन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, कि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है। ठीक है। और ये जो एयर है कुछ तो वार्म है और कुछ कोल्ड है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में दो टाइप की एयर है, वार्म और कोल्ड। अब कोई भी चीज हॉट है, ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडेड फॉर्म में है, यानी उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो वार्म एयर जो हो जाएगी वो रेयर मीडियम का सोर्स बनेगी। और कोई चीज कोल्ड है यानी उसके पार्टिकल पास पास है। जब कोई भी चीज के पार्टिकल पास पास होंगे क्या बन जाएगा, वो डेंसर मीडियम का सोर्स बन जाएगा। सो यानी कंटिन्यूसली हमारे जितने भी एयर हैं वो अरेंज हो गए हैं। और वार्म एयर तो हल्की होती है ऊपर चली जाएगी, डेंसर एयर क्या होती है, भारी होती है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है। ऐसे करके नंबर ऑफ लेयर्स बन जाएंगे। और यही डेंसर एयर जो अर्थ के साथ हो रहा है ना, सेम चीज हमको हमारे एटमॉस्फेयर आसपास जितने भी एयर हैं वहां पे भी वैसे ही सेम कंपोजिशन दिखाई देगा। सेम हमको दिखाई देगा। कहीं पे जो रिस्पेक्टिव होगा, जो फर्स्ट लेयर होगी नीचे वाली लेयर, वो ऊपर वाली लेयर से डेंसरी होने वाली है। फिर आप जो सेकंड लेयर में आओगे तो वो थर्ड जो ऊपर होगी उससे वो डेंसरी होने वाली है। यानी लाइट की स्पीड कभी हाई होगी कभी लो होगी, कभी हाई होगी कभी लो होगी, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो और कोल्ड एयर का इस तरीके से है। और हमको पता है जो करंट्स हैं वार्म और कोल्ड जो है वो करंट फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है ना। तो कभी कभी लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो रेयर मीडियम से जा रहा होगा, फिर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो डेंसर मीडियम से जा रहा है। तो ब्राइट और डिम, ब्राइट एंड डिम यही चलता रहेगा, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगेगा कि स्टार्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकल। ठीक है। वैसे ही जो वैली में रहने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगेगा, जो माउंटेन में जितने भी लोग बल्ब यूज कर रहे हैं या कोई भी लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं वो भी क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो रिफ्लेक्शन जैसा है तो रिफ्रैक्शन, फर्स्ट जो अगर हम देखेंगे लगेगा हमको रिफ्रैक्शन जैसा लेकिन होगा रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। जो टर्म है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको पहले समझ लेते हैं। और हर चीजों को ना नाम से ही लर्न करना है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास ये वर्ड ही आएगा। अगर हम इसी से ही हमारा ब्रेक कर देंगे पूरे कॉन्सेप्ट को तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो फिनोमेना है वो कौन सा है, बाउंसिंग बैक का। इसका मतलब लाइट कहीं पर गई, किसी चीज से टकराई और टकरा कर वापस आ रही है, इतना समझो। ठीक है। दूसरा इंटरनल बात हो रही है,
यानी कोई भी सराउंडिंग एरिया नहीं है, यानी लाइट पक्का किसी ना किसी मीडियम के इंटरनल मतलब अंदर जा रही होगी। तो इनसाइड द मीडियम देखने को मिलेगा सिर्फ ये, किसी भी मीडियम के इनसाइड हमको क्या देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल का मतलब आप याद रखोगे इसको 100% से, टोटल मतलब कंप्लीटली बिल्कुल 100%। तो अब जरा हम लोग इसको समझते हैं इस फिनोमिनन को, यानी 100% कोई भी लाइट जब भी किसी मीडियम के इनसाइड जाएगी तो बाउंस बैक करेगी, कंटिन्यूसली बाउंस बैक करेगी। और कंटिन्यूसली बाउंस बैक करने की वजह से हमको कोई भी मटेरियल चमकता हुआ नजर आ सकता है, हमको कोई भी मटेरियल जो है किसी और जगह पर इमेज फॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, जिसको हम लोग मिराज कहते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में अगर आप लोग देखो तो हम लोग पहले जिस तरीके से बैंड्स यूज करते थे इंटरनेट सर्विसेज के लिए, वो हमारे होते थे पिलर बेस। ठीक है, हम कनेक्शन बेस यूज करते थे, हम टावर्स लगाते थे, टावर कैच करेगा, फिर उसको वो सेंड करेगा दूसरे रिसीवर में, तब जाके कैच करेगा। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। और ऑप्टिकल फाइबर्स को जो है इन सब चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर भी क्या यूज करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही यूज करता है। इसीलिए हम लोग अक्रॉस द कंट्री भी आजकल क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल है। पहले जो है ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, क्यों, क्योंकि टावर्स लगते थे और टावर्स इतने दूर तक कैच नहीं कर पाते थे। मतलब एक कॉन्टिनेंट जिसके बीच में सी आ रहा है उन तक वो मैसेज पहुंचाना, वो डेटा पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। पर आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर्स ने हर चीज को बहुत इजी कर दिया है, बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है, स्पीड ऑफ इंटरनेट, डेटा ही तो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। वो सारी चीजें आपकी किसके बेस में है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस में। यानी हमने इसको ब्रेक कर करके ये समझ लिया है कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में हर चीज 100%, जब कोई भी चीज 100% होती है तो वहां पे नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करने वाली यहाँ पर किसी भी टाइप की। एनर्जी जो है जो भी मीडियम तक आ रही है वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। कभी कभी होता था ना पहले के टाइम में कि जब हम लोग कॉल लगाते थे तो क्रॉस कनेक्शन लग जाता है, आज भी होता है वैसे तो, क्योंकि हर चीज ही ऑप्टिकल फाइबर बेस नहीं चल रही है, आज भी टावर्स यूज किए जा रहे हैं, तो क्रॉस कनेक्शन लग जाता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है अपने ही पाथ से जो है डेविएट हो गई, भटक गई, तो कहीं और जाके लाइन लग गया। पर अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं तो एनर्जी जो है, जो भी हमारी लाइट है, जो भी हमारा सोर्स है, एनर्जी का जो भी सोर्स है, वो हमेशा क्या रहेगा, इनसाइड द मीडियम। क्योंकि हमने टोटल इंटरनल बोला, इनसाइड द मीडियम ही रहने वाला है। देखो यहाँ पर कि इनसाइड द मीडियम, मीडियम के अंदर रहेगा, मीडियम के बाहर नहीं जाएगा वो। तो जब मीडियम के बाहर जाएगा ही नहीं, तो डेविएट होने का यानी अपने पाथ से हटने का तो कोई जो है कारण बनेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, अब जरा हम लोग क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या है, उसको ब्रेक ब्रेक करके हमने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके कॉज को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए। तो हमको एक रे चाहिए, ठीक है, एक लाइट रे चाहिए। और वो लाइट रे जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करनी चाहिए, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, मैंने कहा ना है तो रिफ्रैक्शन, लेकिन इट इज बिहेव एज अ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो मीडियम है वो मीडियम जो दोनों रहेंगे वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे। आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड जो है जब उसको माइन किया जाता है, डायमंड इतना जो है शाइनी नहीं होता, इतना चमकदार नहीं होता। उसको क्या किया जाता, तराशा जाता है, यानी उसको कट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, ताकि जैसे ही सन की लाइट इस पे पड़े, या कहीं आपके रूम में भी अगर कोई भी लाइट सोर्स है वो अगर इस डायमंड के अंदर आके गिरे, तो फिर जिस भी एंगल पे आ रही है तो वो एंगल ऐसा हो कि लाइट अंदर ही रहे, वो बाहर ना जाए। यानी लाइट उसके सरफेस पे, मीडियम के सरफेस से ही बाउंस बैक करती रहे, वहीं घूमती रहे, जिसकी वजह से 100% क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं। और कंटिन्यूसली हमको वो चीज क्या नजर आएगी, ज्यादा चमकदार नजर आएगी। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो है हम डूप जो है जेमस्टोन्स देखते हैं, जितने भी नकली आर्टिफिशियल जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को इसी जो है एंगल पे कट किया जाता है कि हमको लगता है कि ये भी जो है चमक रहा है, और हम इसको
डायमंड के इक्वली हम ऐसा समझते हैं कि वो उतना ही ब्रिलियंस, उतना ही ब्राइट हमको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा तो मीडियम कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। और अभी मैं आप बोलोगे कि आपने तो प्रीवियस वीडियोस में ये बताया कि भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, एक्सेप्शन केस है। मीडियम ट्रांसपेरेंट है, लाइट एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक जा रही होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है कंडीशन। क्या कंडीशन है कि जिसके लिए हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखने को मिलेगा? अब लाइट जो नॉर्मल जनरल रिफ्रैक्शन का आपको फिनोमिनॉन बताया गया है, उसमें लाइट कहीं से भी कहीं भी आ सकती है, यानी लाइट रेयर टू डेंसर भी जा सकती है और डेंसर टू रेयर भी जा सकती है। लेकिन अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा तो आप इसको कैसे याद रखोगे? फर्स्ट केस को, द लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम डी टू आर। डी टू आर मीन्स कि डेंसर टू रेयर मीडियम ही जाएगी लाइट। बहुत फिक्स है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, अपने कंडीशन फिक्स कर दो कि लाइट जो है वो कैसे जा रही होगी? डेंसर से रेरा मीडियम ही जा रही होगी। ठीक है, जब रेरा डेंसर से रेरा मीडियम जाएगी तभी हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसी चीजों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर लाइट वाटर से एयर की तरफ जाएगी तभी हमको क्या देखने को मिलेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लाइक स्ट्रक्चर से कहाँ जा रही है? बाहर एयर की तरफ जा रही है, तभी हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये समझ रहे हैं, यानी लाइट ट्रैवल कर रही है, गई नहीं है बाहर, लेकिन लाइट ट्रैवल इस तरीके से कर रही है कि वो डेंसर टू रेयर की तरफ उसका डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये है, अभी आप कहोगे कि 100% कह दिया नो लॉस, अगर लाइट बाहर की तरफ चली जाएगी तो फिर तो 100% तो हुआ ही नहीं, टोटल तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। नहीं, कहने का मतलब है डायरेक्शन जो होगा वो लाइट का वो डेंसर टूवर्ड्स रेयर होगा। होगा किसके तरफ? रेयर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे सी से। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। अब ये बात समझो कि जो भी दे दो कंडीशन, आप उसको लर्न कैसे करोगे? कुछ क्रिटिकल कंडीशन जैसी चीजें होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग इसी कंडीशन को याद रखेंगे। क्रिटिकल कंडीशन में फर्स्ट आएगा डेंसर टू रेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल कंडीशन में आएगा क्रिटिकल एंगल, और जो क्रिटिकल एंगल है वो होना चाहिए कम, और जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे हम अपना पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशंस को लर्न कर लेंगे। हमने क्या पॉइंट्स लर्न कर लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? फर्स्ट, आप देखोगे तो नो लॉस ऑफ एनर्जी। पहली बात आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। दूसरी बात हम क्या ध्यान रखेंगे? एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब एनर्जी कहां पर है? इनसाइड द मीडियम। इनसाइड द मीडियम है तो बाहर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम के तो आर पार हो जाती है ना लाइटें, तो ये बाहर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब लाइट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक। थर्ड कंडीशन तो हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, फोर्थ कंडीशन हमारा आएगा मीडियम ट्रैवल कैसे करेगा, किस मीडियम से कहाँ ट्रैवल कर रहा होगा? तो कहाँ से? लाइट जो है वो डी मतलब डेंसर मीडियम से किस तरफ जाएगा? रेयर मीडियम की तरफ जाएगा। ये मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में याद रखना है। एंड फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी क्रिटिकल कंडीशंस। क्रिटिकल कंडीशंस में हम क्रिटिकल एंगल को याद रखेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये 5 चीजें आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिमेंबर करने की जरूरत है जब भी हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आएंगे, क्योंकि जो एग्जाम यूपीएससी करवाता है वो हमेशा कॉन्सेप्ट बेस ही रहता है। आपने जो पढ़ा वो पढ़ा, अच्छी बात है, बट आपके
कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, वही चीजें जो है यूपीएससी बेस्ड एग्जाम्स में होती हैं। फैक्ट नहीं चलता ज्यादा, ठीक है, हमको अपने जितना भी कॉन्सेप्ट हमने जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन चाहिए होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब जरा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो फिश है जो किसके अंदर है, पानी के अंदर है, तो मीडियम 1 जो है वो वाटर है और मीडियम 2 जो है एयर है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि लाइट तो अंदर आ रही है, लाइट तो आपको अंदर आती हुई दिखेगी, वो तो बहुत क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एयर से तो लाइट ऑब्वियस, सन तो ऊपर है ना, सन नीचे थोड़ी है, सन वाटर की तरफ थोड़ी है, सन तो एयर की तरफ है। सन से तो लाइटें कंटिन्यूअसली अंदर आ ही रही होंगी, यानी इंसिडेंट्स हो ही रही होंगी। लेकिन जो भी लाइट इंसिडेंट होंगी इस फिश पर, जो भी लाइट इंसिडेंट होंगी इस फिश पर, वो लाइटें कौन सी हैं, वो रिफ्रैक्ट कर गई कि रिफ्लेक्ट कर गई, वो डिपेंड करता है इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो क्या पढ़ा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो आप इतना समझ लो क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि एंगल है, यानी कोई ना कोई ऐसा एंगल है, और एंगल किसका होगा, देखो ना ही ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है, ना ही ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये समझो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो मैंने अब तीसरा नाम किसका नहीं लिया, इंसिडेंस का। तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आप देख रहे होगे एक जो है लाइट सीधी आई, सीधी आई तो इसका मतलब कोई एंगल ही नहीं बनाया उसने नॉर्मल के साथ, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले चाहे रिफ्लेक्शन बोले, दोनों ही एंगल क्या है, वो एंगल है जो कोई भी लाइट रे बना रही है नॉर्मल के साथ। जो लाइट सीधी आती है तो नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बनता, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है। फिर आप अपना नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे 20 डिग्री लिखा हुआ है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है। लाइट अंदर तक आई, 20 डिग्री पे गिरी, और इसने जो लाइट को क्या किया, सेंड बैक किया, वो क्योंकि फिश तो एक ओपेक है ना, वो तो वापस ही भेजेगा लाइट को, वो अपने से आर पार तो करने से रहा, तो वो वापस भेज रहा है। वापस जो भेजकर जो इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे लाइट, वो 15 डिग्री पे हो रही है, ठीक है। 50 डिग्री पे हुई, कितना, इतना कुछ नहीं हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। लाइट जो है इतनी अमाउंट की नहीं थी कि उसने रिफ्रैक्ट किया, वो क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई लाइट कंटिन्यूस। वही चीज 30 वाले के साथ हो रहा है, वही चीज 45 वाले के साथ हो रहा है, तो कंटिन्यूसली लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर मीडियम में कंटिन्यूसली जा रही हैं। नेक्स्ट इसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि अभी तक जो लाइट सनरेज गिर रही हैं फिश पे, वो क्रिटिकल एंगल तक नहीं पहुंच पाई है। और क्रिटिकल एंगल तक पहुंचने के लिए बेसिकली क्रिटिकल एंगल, अभी आपको क्या बताया, क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंसी है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ ना, यहाँ पे एयर से कहाँ पे आई, वाटर पे आई, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अगर किसी भी मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रिफ्रैक्ट कर जाता है किस एंगल पे, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाता है, तो दैट मीन्स कि वो लाइट उस मीडियम पे क्रिटिकल एंगल तक पहुंच चुका है। तो सेम चीज अगर आप देखोगे वाटर में, जैसे ही लाइट बाहर से आई और गिरी इस फिश पे, और कितने का एंगल बनाया उसने नॉर्मल के साथ, 48.6 डिग्री का एंगल बनाया, वैसे ही बाउंड्री, जो बाउंड्री थी एयर और वाटर दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उस पे जो है आकर कितनी बन गई, एंगल बन गया तुम्हारा 90 डिग्री का। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। अगर इस लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, ये तो आपको क्रिटिकल एंगल का एग्जांपल मिल रहा है इसमें, ठीक है। अगर लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, यहां तक तो लाइट कहाँ पहुंच गई, ये रही ना रिफ्रैक्टेड रे, ये तो बाउंड्री पर है, ये रही तुम्हारे नॉर्मल, इसने एंगल कितना बनाया, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। अगर इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, तो इसका मतलब है अब कोई भी जो चीज है
जो बेसिकली अगर हम देखें कहाँ पर आ रहा है, बेसिकली फिश पे गिर रही है, तो वो जो एंगल होना चाहिए वो 48.6 डिग्री से ज्यादा होगा। अब जब फिश पर 48.6 डिग्री से ज्यादा का इंसिडेंट एंगल गिरेगा, तो अब ये जो फिश है वो भी क्या नजर आने लग जाएगी, शाइन करने लग जाएगी। यानी फिश ने वाटर पे क्या कर दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दिया। वैसे ही हर एक मीडियम के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल एंगल्स होते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की जाए, कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, मेनली एग्जाम में तो इसी के बेस क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज है। और कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, तो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग देखेंगे एक बार हमारी रेडियो वेव्स अंदर आई तो कंटिन्यूअसली उनको इसी एंगल से थ्रो किया जाता है कि वो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे और अंदर ही रहे, बाहर जाए ही ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जो भी डायमंड है वो इतना ज्यादा चमकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जब इसको माइन करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ये इतना नहीं चमक रहा। लेकिन अगर आप जब देखोगे इस डायमंड को कट किया जाएगा, उसको फिनिश्ड बनाया जाएगा, ठीक है, तराशा जाएगा बेसिकली, तो ये ज्यादा ब्रिलियंस शो करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो लाइट गिर रही है वो उसकी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा गिर रही है। अब शेप इस तरीके से बना दिया गया डायमंड का कि अब जो इस पे लाइट गिरेगी वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा गिरेगी। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा गिरेंगी, दैट मीन्स क्या होगा, अब लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मिराज, मिराज में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब जो लाइट है उसको कहाँ जाना पड़ेगा, डेंसर से रेयरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है कूल एयर, ये है हॉट एयर। ठीक है, लाइट तो गिरी यहाँ पर। अब डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कौन सा है, कूल एयर है। कूल एयर से कहाँ पे आ रही है लाइट, रेरा मीडियम की तरफ, यानी हॉट एयर की तरफ। अब जो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ है उसका इमेज यहाँ बन गया, पेड़ कहीं दूर होगा लेकिन इमेज जो है उसी एंगल पे, उसी जगह पे बन जाएगी जहां पे लाइट गिरी होगी, रिफ्लेक्ट करी होगी। और हमको पता है रिफ्लेक्शन रिजल्ट इन इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन से इमेज बनते हैं। मिरर में हम जो भी अपना इमेज देख रहे हैं वो भी किसका रिजल्ट है, रिफ्लेक्शन का ही रिजल्ट है। ठीक है, सो इसका मतलब आप लोगों को आज के सेशन में ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि रिफ्रैक्शन तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, बट इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज करना है। अगर मेरे सामने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें से लाइट दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल कर रही है और वो मुझे एक्चुअल कुछ भी नहीं दिखा रही, दैट मीन्स वहां पे किसका प्रिंसिपल लगेगा, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अगर मेरी लाइट डेंसर टू रेयर, अब कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड क्या हो गई कि अब जो लाइट जा रही है वो डेंसर टू रेयर जा रही है। अब जो लाइट इंसिडेंस हुई उसका किसी भी मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना है, 48.6 डिग्री। यानी अब जो लाइट है, अगर वाटर को आपने देखा होगा बहुत, जो सी सरफेस है वो बहुत चमकते भी हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सन के पास वो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी वाटर के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा गिर ही रही होगी, 50 डिग्री 60 डिग्री पे गिर ही रही होगी, है ना। और वाटर का क्रिटिकल एंगल क्या है, 48.6 डिग्री। तो इसका मतलब जो सरफेस ऑफ वाटर है वो भी हमको क्या दिखाई देगा, शाइन करता हुआ दिखाई देगा, ब्रिलियंट दिखाई देगा। ठीक है, काफी शाइनी दिखाई देगा। दैट मीन्स इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कौन सा फिनोमिनॉन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि एनर्जी लॉस ही नहीं हुई, जब एनर्जी लॉस ही नहीं हुई तो चीज चमकेंगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं याद होगा तो सिंपल सी बात है, शीशा देख लेना, शीशे को जब धूप पे रखते हैं तो बहुत शाइन करता है। ठीक है, आंख जो होती है हमारी, अगर वही लाइट हमारी आंखों तक पहुंच गई तो हमको दिखेगा भी नहीं, इतना ब्राइट लाइट हमको दिखाई देता है। तो सेम चीज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो हर चीज ब्राइट नजर आएगी। ठीक है, या फिर हमको फॉल्स इमेज नजर आएंगे, दो ही चीज इसके कॉन्सेप्ट में बनते हैं। आपको अगर कहीं पे भी फॉल्स इमेज दिखाई दे रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लग रहा है प्रोसेस में। अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा शाइनी दिखाई दे रही है जो नहीं है, ठीक है, आप देखना कभी भी वाटर जो है बहुत शाइन करता है, तो शाइन होने का जो मेन रीजन है वो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके एग्जाम्पल में क्या क्या डिफरेंसेस है, और जो है आप क्लियर हो जाओगे इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, सो अभी बाकी चीजें जो भी रिफ्रैक्शन को लेकर है अलग अलग मीडियम को वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।